हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइड। प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइड में। तो आज है ईवीएस की क्लास थर्ड हम लेकर आएंगे आप सभी के सामने। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर जो नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके बेटा। ठीक है। तो बेटा, आज ईवीएस की क्लास है थर्ड। देखिए, हिंदी की क्लास तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, हिंदी की क्लास नहीं मिल पाएगी। ठीक है, ये होली के ही बाद ही मिलेंगी। आज ये लास्ट क्लास होगी मेरी। फिर उसके बाद आपको जो क्लास मिलेंगी होली के बाद ही मिलेंगी। ठीक है, यानी कि कल होली है। ठीक है, तो होली के बाद ही आपको क्लासें मिलेंगी। 8 तारीख को होली है, उसके बाद या 9 या 10 दस 10 तारीख के बाद ही मिल पाएंगे अब आप सभी को क्लासें मेरी। ठीक है बेटा। तो तब तक आप सभी को क्या करना है, होली एंजॉय करिए। फिर होली के बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे अपनी। ठीक है, क्योंकि यूपी टेट का नोटिफिकेशन जल्द ही आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो चलिए आज हम बात करते हैं उसी के आगे एक नए टॉपिक की। तो हम वायुमंडलीय दाब से स्टार्ट करेंगे। कहां से? देखिए, ये सब भौतिक कारक के अंतर्गत आएगा। भौतिक कारक के अंतर्गत। ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब की बात करेंगे। ठीक है, वायुमंडलीय दाब की बात करेंगे। तो वायुमंडलीय दाब में क्या होता है? देखो, वायुमंडलीय दाब क्या होता है? वायुमंडल दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडल को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। किससे नापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। यदि बैरोमीटर अचानक से नीचे गिरता है, यानी कि बैरोमीटर अगर अचानक से क्या हो जाए, नीचे गिर जाए, तो इसमें क्या हो जाता है, अधिक तूफान आने की संभावना होती है। मतलब बैरोमीटर अगर नीचे गिरेगा तो क्या हो जाएगा, अधिक तूफान आने की क्या हो जाती है, संभावना हो जाती है। ठीक है। और यदि बैरोमीटर का पाठ्यक मतलब धीमे धीमे नीचे गिरता है तो बारिश होने की संभावना। अगर धीमे धीमे मतलब ऐसे ऐसे धीमे 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 गिरे तो यानी कि किसकी संभावना होती है बेटा? बारिश होने की संभावना होती है। ठीक है। और हो तो बारिश होने की संभावना होती है। यदि धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है तो मौसम कैसा हो जाता है, यानी कि अगर बैरोमीटर क्या हो जाए, बैरोमीटर धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा तो यानी कि मौसम कैसा हो जाएगा बेटा? साफ हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे। यानी कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है? वायुमंडलीय के दाब को मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। वायुमंडल दाब को किसके द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर के दाब के द्वारा मापा जाता है। यदि बैरोमीटर अचानक से नीचे गिर जाए तो आंधी तूफान आने की संभावना रहती है। और अगर धीरे धीरे नीचे गिरे तो यानी कि बारिश होने की। और अगर धीरे धीरे ऊपर बढ़े तो क्या हो जाता है, मौसम साफ हो जाता है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं, यदि बैरोमीटर का पाठ्यक धीमे धीमे नीचे गिरता है तो बारिश होने की संभावना रहती है। यदि धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है तो मौसम साफ रहता है। यानी कि वायुमंडलीय दाब आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं आर्द्रता। किसकी बात करेंगे बेटा? आर्द्रता की। ठीक है, आर्द्रता की बात करते हैं। आर्द्रता में क्या होता है, जब वायु में नमी मिल जाती है। जब किसमें? जब वायु में नमी मिल जाती है। वायु में नमी मिल जाती है। ठीक है, वायु में क्या हो जाता है बेटा? नमी मिल जाती है। एक सेकंड, माइक थोड़ा सही कर ले। ठीक है, जब किसमें, मतलब जब वायु में नमी मिल जाती है तो आर्द्रता कहते हैं। मतलब वायु में जब नमी मिल जाती है तो इसको क्या बोला जाता है बेटा? आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, वायुमंडल आर्द्रता को हाइग्रोमीटर या साइक्रोमीटर से मापा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? हाइग्रोमीटर, या इसको बोला जाता है साइक्रोमीटर। साइक्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, मापा जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक आर्द्रता भूमध्य रेखा वाले, मतलब जो पृथ्वी पर सबसे अधिक
आर्द्रता होती भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे अधिक आर्द्रता कहाँ पाई जाती है, तो आसानी से आप लोग बता सकेंगे बेटा, ये जो पाई जाती है किसमें पाई जाती है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा वाले स्थानों पर पाई जाती है। ठीक है। आर्द्रता हाइग्रोमीटर, साइक्रोमीटर से मापी जाती है। जब वायु में नमी मिल जाती है तो आर्द्रता कहते हैं। वायु में क्या मिल, जब आर्द्रता बढ़ती है तो वाष्प दर घट जाती है, और आर्द्रता घटने पर वाष्प दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वाष्प दर क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। इतनी बात समझ गए होंगे। देखो मैं लिखे देता हूं, यदि आर्द्रता क्या होती है, बढ़ती है, यदि आर्द्रता बढ़ती है तो वाष्प दर घट जाती है, तो क्या हो जाता है, वाष्प की दर घट जाती है। ठीक है। और आर्द्रता घटने पर, आर्द्रता घटने पर, ठीक है, आर्द्रता घटने पर क्या हो जाता है, वाष्प दर बढ़ जाती है। ठीक है। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं आने वाला है। अब हम बात करेंगे बेटा जल की, वाटर की बात करेंगे फटाफट। देखो ये सब इसी का पार्ट है। ठीक है। तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है। तो आप सभी को इससे क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। ठीक है बेटा। आपका साथ सपोर्ट बहुत जरूरी है। आप सपोर्ट हमारा करिए, हम आपको बेहतर से बेहतर क्लासेस प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है। आगे हम बात करें बेटा, किसकी बात करेंगे, H2O यानी कि जल की बात करेंगे। ठीक है। किसकी बात करेंगे बेटा, H2O यानी कि वाटर की बात करेंगे। ठीक है। अब देखो, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक, यानी कि जो, देखो जल एक कैसा है, जल जो है अकार्बनिक पदार्थ है। ठीक है। कैसा पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ है। अब संपूर्ण पृथ्वी पर 70 से 71% भाग क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। यानी कि पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर 70 से 71% क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। जल पाया जाता है बेटा। ठीक है। और जो कि कुल पृथ्वी का कितना है, 3/4, 3/4 भाग, 3/4 भाग है, जिसमें 2/3 भाग, यानी कि 3/4 भाग है, लेकिन 2/3 भाग जो है वो कैसा है, सागरीय है। 2/3 भाग जो है इसमें सागरीय है। ठीक है। यानी कि सागरीय जल पाया जाता है कुल जल में। यानी कि अगर बात करें बेटा कुल जल में 97%, ठीक है, 97% जो है जल कैसा है, लवणीय है। लवणीय है, या इसको हम बोल सकते हैं खारा है। ठीक है। कैसा है, लवणीय जल है। कितना, 97% जो भाग है वो कैसा है, मतलब कि ये देखो, ये यहां पर मान लो जैसे 70 से 71% क्या हो गया पृथ्वी पर। ठीक है। अब इसमें जो है यानी कि 100% जल में, 100% जल में, यहां पे लिखे दे रहा हूं जल में। अब इसमें जो 97% हो गया ये लवणीय हो गया। और ठीक है, बचा 3%, बचा कितना परसेंट बेटा, 3%। ठीक है। तो जो 3% है वो ताजा जल, ठीक है, 3% कैसा है, ताजा जल है। वर्षा होने पर, ठीक है, इतनी बात हो गई, समझ गए होंगे आप सभी लोग। इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। समझ गए होंगे बेटा। आप देख लीजिए फटाफट, इसको टॉपिक को खत्म करें और आगे बढ़े हम लोग फटाफट, क्योंकि टेस्ट का नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा। ठीक, वर्षा होने पर कुछ जल पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। मतलब पूरा जो वर्षा होती है, तो वर्षा होने पर जो, मतलब पानी जैसे वर्षा, तो उसका कुछ जल यानी कि किसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, पृथ्वी के द्वारा। ठीक है। यानी मिट्टी क्या कर लेती है, इसको अवशोषित कर लेती है, अवशोषित कर लिया जाता है, जिसमें से जल की कुछ मात्रा पृथ्वी तथा नीचे, यानी कि कुछ मात्रा
कुछ ही मात्रा जाती, आप समझ लो, ठीक है। ये नहीं कि पूरी मात्रा पृथ्वी यानी कि कर लेती नोट, वो कर लेती। जिसमें से जल की कुछ मात्रा सतह के नीचे वाटर लेवल तक पहुंचती है, मतलब कुछ मात्रा पानी की कहां तक पहुंचती है बेटा, वाटर लेवल तक पहुंचती है, ठीक है, वाटर लेवल तक पहुंचती है। और उसे गुरुत्वीय जल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय जल बोला जाता है। अगर मतलब जो पानी मान लो जैसे वर्षा, तो कुछ मात्रा क्या हो पानी तक के वाटर लेवल तक पहुंची, उसको क्या बोला जाता है, गुरुत्वीय, ठीक है, क्या बोला जाता है, गुरुत्वीय जल कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ गए, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब देखो आगे बात करें बेटा, तो जो आगे हमारा चलेगा कि यानी कि जल, कुछ जल के कण जलवाष्प के रूप में लेकर मृदा कणों के चारों ओर घेर लेते हैं, जिन्हें आर्द्र जल कहते हैं। मतलब एक ये पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। कुछ जल जो होता है, कुछ जल के कण, ठीक है, कुछ जल के कण जो होते हैं वो किसके, यानी कि कण जलवाष्प के रूप में, किसके रूप में, जलवाष्प के रूप में, जलवाष्प के रूप में, जलवाष्प का रूप लेकर, सॉरी, जलवाष्प का रूप लेकर, जलवाष्प का रूप लेकर मृदा के कणों के चारों ओर घेर लेते हैं, यानी कि मृदा के कणों को चारों ओर से क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं, उसे हम आर्द्र जल कहते हैं। मतलब मृदा के कणों को चारों ओर से घेर लेते हैं, उसे हम क्या बोला जाता है बेटा, आर्द्र जल कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो पौधों में केवल केशकीय जल का अवशोषण करते हैं, पौधे केवल केशकीय जल का, यानी कि अगर पूछ दिया जाए पौधे होते हैं, पौधे जो होते हैं, पौधे होते हैं कौन से जल का, यानी कि तो आप लोग बताएंगे केशकीय जल का अवशोषण करते हैं, ठीक है, यानी कि केशकीय जल का अवशोषण करते हैं। पौधों की जड़ें जल का अवशोषण विसरण के द्वारा करती है, पौधों की जो जड़ें होती है जल का विसरण किसके द्वारा, यानी कि पौधों की जड़ें जो होती हैं जल का अवशोषण विसरण के द्वारा करती हैं। अगर पूछ दिया जाए कि पौधों की जड़ें जल का अवशोषण किसके द्वारा करती है, तो बेटा आंसर में आ जाएगा विसरण के द्वारा, विसरण के द्वारा करती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं बेटा वर्षा की, ठीक है, यानी कि वर्षा क्या होती है उस पर बात कर लेते हैं। ये हो गया जल के बारे में। अब हम बात करेंगे वर्षा की, ठीक है। वर्षा क्या होती है, जल का ताप बढ़ने पर जलवाष्प में बदल जाता है, यानी कि जल का ताप बढ़ने पर जलवाष्प के रूप में बदल जाता है, जिसके वाष्पन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। मतलब वर्षा में क्या होता है, जल का ताप बढ़ने पर जलवाष्प में बदल जाता है, जिसे हम बोलते हैं बेटा वाष्पन। क्या बोला जाता है, वाष्पन कहते हैं। और जल वाष्प पुनः ठंडी होने पर जल में बादल, यानी मतलब कि क्या हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, जल का ताप बढ़ने पर जल वाष्प, ठीक है, जल का ताप बढ़ने पर जल वाष्प में बदल जाता है, जिसे वाष्पन कहते हैं। और जल वाष्प का पुनः ठंडी होने पर जल में बदला जा सकता है, मतलब जल में बदला जा सकता है, जिसे हम संघनन कहते हैं। इतनी बात समझ गए होंगे, एक बार और समझिएगा कि जल का ताप बढ़ने पर जल वाष्प में बदल जाता है, जल का ताप बढ़ने पर जल वाष्प में बदल जाता है, जिसे वाष्पन कहते हैं। मतलब क्या बोला जाता है, जिसे वाष्पन बोला जाता है। और कह रहा है कि जल वाष्प पुनः ठंडी होने पर, जल वाष्प पुनः ठंडी होने पर जल में बदल जाता है, जिसे हम संघनन कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, संघनन कहते हैं। इतनी बात समझ गए होंगे कि जल का ताप बढ़ने पर जल वाष्प में बदल जाता है, जिसे हम वाष्पन कहते हैं। और जल वाष्प का पुनः ठंडी होने पर जल में बदला जा सकता है, जिसे हम संघनन कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ गए बेटा। आगे हम बढ़ते हैं और आगे देखेंगे फटाफट, आगे क्या है, ठीक है। बादल बनना संघनन का उदाहरण है, मतलब बादल का बनना किसका उदाहरण है, संघनन का उदाहरण है, ठीक है। बादल का बनना संघनन का उदाहरण है। तो वर्षा के प्रकार, तो वर्षा के प्रकार में हम बात करेंगे, एक संवहनी वर्षा होती है,
कैसी वर्षा होती है? संवहनी वर्षा। ठीक है। नंबर 2 जो वर्षा होती है उसको हम बोलते हैं पर्वतीय वर्षा। और नंबर 3 जो वर्षा होती है उसको बोला जाता है चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा। ठीक है। तो संवहनी वर्षा क्या होता है? संवहनी वर्षा सागर का ताप बढ़ने पर जल वाष्प होकर जल वाष्प में बदल जाता है। ठीक है। सागर का ताप बढ़ने पर, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं संवहनी वर्षा की। संवहनी वर्षा क्या होती है? तो संवहनी वर्षा वे होती है कि इसमें क्या होता है कि सागर का ताप बढ़ने पर जल वाष्प होकर जल वाष्प में बदल जाता है। सागर का ताप बढ़ने पर जो जल वाष्पित होकर, यानी कि सागर का टेम्परेचर बढ़ा, सागर का ताप बढ़ने पर, ठीक है, सागर का ताप बढ़ने पर जल वाष्पित होकर, जल वाष्पित होकर, जल किसमें? जल वाष्पित होकर जल वाष्प में बदल जाता है और वह वाष्प पुनः ठंडी होकर के कपास मेघ के रूप में बादल बन जाती है। मतलब जैसे ही ठंडी हुई, ठंडी होकर के वो किसका रूप ले लेती है बेटा? बादल का रूप ले लेती है। ठंडी होकर के बादल बन जाती है और वायुमंडल में तापांतर के कारण ये बादल पृथ्वी पर बरसना शुरू कर देते हैं। यानी कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ये बादल क्या हो जाते हैं? बरसना शुरू कर देते हैं। टेम्परेचर जैसे हो जाता है तो ये बादल पृथ्वी पर क्या होना कर देते हैं? मतलब कि, तो देखिए बच्चा, यानी कि संवहनी वर्षा क्या होती है? संवहनी वर्षा वो वर्षा होती है, तो हमने लिख दिया है। तो यानी कि सागर का ताप बढ़ने पर, सागर का ताप बढ़ने पर जल वाष्पित होकर के जल वाष्प में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? जल वाष्प में बदल जाता है। ठीक है। और वाष्प पुनः ठंडी होकर के कपास, यानी कि कपास यानी मेघ के रूप में बदल जाती है और वायुमंडलीय तापांतर के कारण, यानी कि बादल पृथ्वी पर बरसना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम संवहनी वर्षा कहते हैं। ठीक है। क्या बोला जाता है? संवहनी वर्षा कहते हैं। मैदानी क्षेत्रों में कौन सी वर्षा होती है? संवहनी वर्षा होती है। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे पर्वतीय वर्षा के बारे में बात करें। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी लोग। ठीक है। तो सागर का ताप बढ़ने पर जल वाष्पित होकर के जल वाष्प में बदल जाता है और वाष्प पुनः ठंडी होकर के मेघ के रूप में बदल जाती है और वायुमंडलीय तापांतर के कारण में बादल पृथ्वी पर बरसना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम संवहनी वर्षा कहते हैं। ये मैदानी क्षेत्रों में ये वर्षा होती है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं बेटा, आगे अगले उसकी। तो संवहनी वर्षा के बाद में जो हम बात करेंगे वो पर्वतीय वर्षा होती है। यानी कि किसकी बात करेंगे? पर्वतीय वर्षा की। ठीक है। तो पर्वतीय वर्षा क्या होती है? जब बादल पर्वत से टकराने पर, जब बादल किससे टकरा जाएंगे? पर्वत से। जब बादल पर्वत से टकराने के पश्चात पर्वत के सहारे, मतलब बादल जो किससे टकरा गए? पर्वत से टकरा गए। और किसके सहारे? पर्वत के सहारे। पर्वत के सहारे, पर्वत के सहारे ऊपर उड़ना शुरू कर देते हैं। पर्वत के सहारे कहां उड़ना शुरू कर देते हैं बेटा? ऊपर उड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो वेग कम हो जाता है। जैसे ऊपर उड़ेंगे तो इनका क्या हो गया? वेग कम हो गया। अब जब इनका वेग बेटा कम होता है, हो जाता है, तो और जल वाष्प ठंडे होकर, जल वाष्प कैसे हो गए? ठंडे होकर। ठीक है। जल वाष्प ठंडे होकर जल के रूप में बरसना शुरू कर देते हैं। यानी कि जल वाष्प ठंडे होकर किसके रूप में? जल के रूप में बरसना शुरू कर देते हैं। जैसे ये ठंडे होकर के जल के रूप में बरसना शुरू करेंगे तो ये कौन सी वर्षा हो जाएगी? पर्वतीय वर्षा हो जाती है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ गए। ठीक है। तो भारत के असम, मेघालय, यानी कि भारत के असम, मेघालय और दार्जिलिंग क्षेत्र में होने वाली वर्षा पर्वतीय वर्षा होती है। अगर क्वेश्चन पूछे कि पर्वतीय वर्षा कहाँ होती है, तो भारत के असम हो गया, मेघालय हो गया, दार्जिलिंग क्षेत्र में होने वाली वर्षा को क्या बोला जाता है? पर्वतीय वर्षा बोला जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। आगे हम बात करते हैं अगली वर्षा की। ठीक है। तो अगली वर्षा जो है हमारी चक्रवाती वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है? चक्रवाती वर्षा।
इसकी बात कर लेते हैं। अच्छे से सेशन समझ में आ रहा है बेटा, कमेंट करके जरूर। देखो असमान वेग से, यानी कि कौन से वेग से? असमान वेग से। ठीक है, इतना पॉइंट पहले समझ लीजिए आप सभी लोग कि असमान वेग से विपरीत दिशाओं से, असमान वेग से कौन सी? विपरीत दिशाओं से, असमान वेग से विपरीत दिशाओं से आने वाली हवा जब आपस में टकराती है, जब आपस में टकराती है तो वाताग्र बनते हैं, जिसे होने वाली वर्षा को चक्रवाती, यानी कि आपस में, यानी कि असमान वेग से और विपरीत दिशाओं से आने वाली वर्षा, असमान वेग से और विपरीत दिशाओं से आने वाली वर्षा, यानी कि मतलब कि हवा, सॉरी, असमान वेग से विपरीत दिशाओं से आने वाली हवा जब आपस में टकराती है, जब आपस में टकराती है तो ये क्या बन जाते हैं? वाताग्र। ठीक है, वाताग्र बन जाते हैं, बनते हैं, जिनसे होने वाली वर्षा को, जिससे होने वाली वर्षा, जिससे होने वाली वर्षा कौन सी वर्षा कहलाती है? चक्रवाती वर्षा कहलाती है। ठीक है, वर्षा का जल कैसा होता है? शुद्ध होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है? पीएच मान 7 होता है। ठीक है, जिसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। इसीलिए वर्षा को आशुद्ध जल कहते हैं, इसीलिए इसको वर्षा वाले जल को क्या बोला जाता है? वर्षा के, अगर क्वेश्चन पूछे आशुद्ध जल कौन होता है? वर्षा के जल को क्या बोला जाता है? आशुद्ध जल कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए बेटा? क्या बोला जाता है? आशुद्ध जल कहा जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आशुद्ध जल कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, अम्लीय वर्षा का पीएच मान। जो अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.5 होता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.5 होता है। अधिक अम्लीय वर्षा होने पर, यानी कि होने पर पीएच 4 से कम होता है। अधिक वर्षा होने पर जो पीएच होता है वो 4 से क्या हो जाता है? कम होता है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ गए होंगे। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मासिन राम में होती है। मतलब अगर क्वेश्चन पूछे सबसे अधिक कहाँ होती है, तो मासिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, कहाँ होती है बेटा? लिखे दे रहा हूं, भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के, ठीक है, मेघालय के कहाँ होती है? मासिन राम होती है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मासिन राम में होती है। ठीक है, और मतलब प्रतिवर्ष कितनी होती है? प्रतिवर्ष जो यहाँ पर वर्षा होती है 12,221 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 1221 सेंटीमीटर, 1221 सेंटीमीटर। और चेरापूंजी में वर्षा होती है जो, इसके बाद चेरापूंजी में जो वर्षा होती है वो कितनी होती है? 1012 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे। और यानी कि भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है, लगभग 9.5 सेंटीमीटर। लगभग कितना होता है? 9.5 सेंटीमीटर होती है। कहाँ होती है? लेह में होती है। ठीक, भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है, यानी कि सबसे कम कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में होती है। ठीक है, विश्व में सबसे कम वर्षा वर्षा पेरू और चिली में, यानी कि विश्व में अगर पूछे, विश्व में सबसे कम वर्षा, ठीक है, कहाँ होती है? यानी कि पेरू, और कहाँ होती है बेटा? चिली में होती है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, यही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम लोग सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका अगला सेशन यानी कि आपको होली के बाद मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। कल मैं अगले टॉपिक यानी कि होली के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।